हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी समझा था कि कैसे कैसे सोसाइटी के एक्सपांड होने के साथ साथ मनी के भी डेफिनेशन चेंज होती है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बार्टर सिस्टम इन डिटेल। बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वही हमारे मनी के फीचर्स बने। एक्चुअली जो हमारे मनी, जो मॉडर्न मनी है, उसके फीचर्स बने। तो पहले हम बार्टर सिस्टम को समझें और उसके फीचर्स को समझें, उसके ड्रॉबैक्स को समझें, तो हमें फिर नेक्स्ट लेक्चर में मनी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स भी इजीली क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखिए बार्टर सिस्टम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था दैट बार्टर सिस्टम इज व्हाट, इट इज अ सी टू सी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। Commodity will be exchanged in place of commodity। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है और अपने खेत में ये वीट उगाता है और तो मैं सिर्फ वीट से अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है ना, ही नीड्स अदर थिंग्स ऑल्सो। इसको वेजिटेबल चाहिए, इसको फ्रूट चाहिए, इसको एग्स चाहिए, बहुत सारी चीजें इसको चाहिए, अल्टीमेटली मिल्क चाहिए। तो वाई के पास से इसके पास मिल्क आता है, तो जब ये इससे मिल्क लेगा तो उसके बदले में इसको क्या दे देता था, वीट दे देता था। ऐसा कोई मनी का या करेंसी का मैकेनिज्म उस टाइम एक्चुअली नहीं था। ठीक, अगर ये इसने इसको क्या दे दिया, वीट दे दिया। जेड से इसने क्या लिया, एग ले लिए और इसके बदले में इसको क्या दे दिया, वीट दे दिया। पी से इसने क्या किया, कुछ घर का काम करवा लिया, फ्लोर सही करवाया, तो उसके बदले में इसको 10-20 किलोग्राम वीट दे दिए, है ना। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई यहां पर कोई भी कमोडिटी आप किसी से लेते थे तो उसके रिप्लेसमेंट में यू विल गिव सम अदर कमोडिटी, उसके रिटर्न में आप उसको कोई दूसरी कमोडिटी दे दिया करते थे। दिस वॉज कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम। क्या होती थी यहां पर, कमोडिटी से कमोडिटी रिप्लेस होती थी, सर्विसेज के अगेंस्ट कमोडिटी रिप्लेस होती थी। आपने कोई काम करवाया और आप उसके बदले में उसको वीट, कोई भी दूसरी चीज आप अल्टीमेटली दे रहे हो, और कमोडिटी के अगेंस्ट में सर्विसेज होती थी। आप सामने वाले को अपनी सर्विसेज दे दो और उसके बदले में उससे कोई कमोडिटी ले लो। भाई गिव एंड टेक तो हो गई ना, एक्सचेंज का मैकेनिज्म। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पूरी इकोनॉमी जो हो वो एक्सचेंज के ऊपर ही रन करती है। एक्सचेंज ज्यादा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक्सचेंज कम हो जाएगा तो इकोनॉमी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। फाइन, कहने का मीनिंग ये कि भाई ये जो इकोनॉमी थी इसके अंदर सिर्फ कमोडिटी के बदले में कमोडिटी दी जाती थी। अब जैसे मैंने इससे मिल्क लिया और इसको वीट दे रहा हूं तो वीट विल वर्क एज अ मनी। वीट मनी के फंक्शन में अल्टीमेटली वर्क करेगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी जो जिसकी वजह से एक्चुअली मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो था बार्टर का और इसके फीचर की अगर हम बात करें तो दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मिस्टर एक्स का वीट, मिस्टर एक्स के पास वीट है, वीट का खेत है, वीट उगाता है, बहुत सारा वीट आता है इसके पास, और इसको मिस्टर वाई से मिल्क चाहिए। ठीक है ना, तो अब ये मिस्टर वाई के पास मिल्क लेने गया। मिस्टर वाई ने कहा कि भाई मिल्क तो मैं दे दूंगा, इन रिटर्न क्या दोगे आप, तो उसने कहा कि मैं आपको 5 लीटर्स मिल्क के अगेंस्ट 5 किलोग्राम वीट दे देता हूं। वाई ने कहा कि भाई मॉर्निंग में एक बंदा आया था, वो ऑलरेडी मुझे वीट 5 किलोग्राम देकर के चला गया, अब मैं इतनी वीट का करूंगा क्या। मैं आपको मिल्क देने को रेडी हूं, बट मुझे इन रिटर्न आप वीट के अलावा कोई और प्रोडक्ट दो। Now, this is called the double coincidence। डबल कोइंसिडेंस का मीनिंग होता है कि एक बंदा जो देना चाह रहा है, ठीक है ना, एक्स जो वाई को देना चाह रहा है उसके अगेंस्ट वाई एक्स को जो देना चाह रहा है, दोनों एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री हो जाएं, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। ठीक है ना, कोइंसिडेंस होना चाहिए। हम उसको कुछ दें और उसके बदले वो हमको कुछ दें, वो भी एग्री और हम भी एग्री हो, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। यहां पर डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पा रहा तो ये ट्रांजैक्शन ही पूरा नहीं होगा। अब एक्स बोल रहा है कि भाई ठीक है मैं आज मिल्क ले जाता हूं, कल कुछ और ला दूंगा। या तो ये करे कि अब एक्स क्या करे, किसी ऐसे बंदे को ढूंढे जो वीट लेकर के मिल्क देने को रेडी हो, या कोई जिसे इसने बोला कि भाई मुझे बाजरा चाहिए, लेट सपोज 5 kg, तो मुझे बाजरा ला दो। तो अब ये एक्स ऐसे बंदे को ढूंढेगा, कोई थर्ड पार्टी को, या तो क्या करे कि मिल्क दे करके वीट ले ले, या फिर वीट ले करके उसको बाजरा दे दे, फिर ये बाजरा दे करके मिल्क ले आए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है, आपका टाइम वेस्ट होता है।
इसको हम बोलते हैं सर्च कॉस्ट और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, ठीक है ना, इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं उसके अंदर। तो प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि बंदे को, उस ऐसे बंदे को ढूंढना, मान लो कहीं मिल भी गया, किसी ने कहा कि अरे हाँ वहां यहां से 5 किलोमीटर दूर एक बंदा है, उसको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो जाइए आप 5 किलोमीटर जाने ट्रैवल करने के बाद वहां गए, मालूम पड़ा उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, तो फिर आप खाली हाथ आओ। तो अल्टीमेटली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर ये वीट जो है, डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट के पीछे टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊं मैं, तो यहां पर जो ये वीट है, वीट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज कभी वर्क करता, कभी वर्क नहीं करता। सामने वाले को रिक्वायरमेंट है तो इट विल वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपकी कमोडिटी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में काम करेगी। सामने वाले को रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में काम नहीं करेगी। तो दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। भाई आपको जो चीज चाहिए उसके बदले में जो चीज देना है, तो सामने वाली पार्टी ऐसी मिलना चाहिए जो आपसे वही प्रोडक्ट लेकर के, जो प्रोडक्ट आप मांगते हो वो प्रोडक्ट आपको देने को रेडी हो। तो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी डबल कोइंसिडेंस। जब तक आपकी सोसाइटी बहुत कम महदूद एरिया में थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, आप जानते थे कि हाँ भाई इस बंदे को ये चाहिए, इस बंदे को ये चाहिए, या आप डेली बेसिस पर उसके साथ फिक्स कर लेते थे कि मैं तुझे रोज इतना वीट दूंगा तो मुझे इतना रोज मिल्क देना। लेकिन सोसाइटी का एक्सपांशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, सोसाइटी बढ़ती जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फाइन। तो पहला हमारा इसके अंदर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मैंने आपको जैसे बताया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के अंदर ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इसे हम बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेडिंग कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ट्रेडिंग कॉस्ट लगती थी, और ट्रेडिंग कॉस्ट में दो कॉस्ट होती हैं, एक होती है सर्चिंग कॉस्ट और एक होती है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। अच्छा, ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब होता है, ये ट्रेडी तो है एक टाइप का कि आप उससे मिल्क ले रहे हो, उसके अगेंस्ट उसको वीट दे रहे हो, तो दिस इज व्हाट, एक्चुअली दिस इज अ ट्रेडिंग, ट्रेड करना उसके अंदर। तो ट्रेडिंग की कॉस्ट बहुत लगती थी। अब कॉस्ट आप बोलोगे सर उस टाइम कोई चीज मनी के फॉर्म में मेजरेबल ही नहीं थी, तो कॉस्ट की कैसे बात कर रहे हो। एक्चुअली जो भी आपका लग रहा है दैट इज कॉस्ट। अगर आप लेट सपोज आपके पास 1 आवर है और 1 आवर आप यूट्यूब पर बैठते हो, और अगर यूट्यूब पे आपके पास 2 टाइप की वीडियोस है कि भाई एक ऐसी वीडियोस है जो कोई सॉन्ग की है या जो आपके नॉलेज को एनहांस नहीं कर पा रही है, तो उसको वॉच करते हुए आप टाइम निकाल दो, या कोई नॉलेजेबल वीडियोस हो कि भाई आप कोई एक टॉपिक को सर्च किया, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स देख रहे हैं, अपने सिलेबस में कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको नेट पर सर्च कर रहे हैं, तो वो टाइम आपका अल्टीमेटली कंज्यूम होगा। अगर आपने 1 घंटा इधर लगा दिया तो यू आर वेस्टिंग योर 1 आवर। 1 आवर, भाई टाइम की भी तो अपने आप में वैल्यू है या नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। इसी टाइम को आप दूसरे काम में कंज्यूम कर सकते थे, ठीक। तो इन द सेम वे यहां पर ट्रेडिंग कॉस्ट के अंदर आपका भले ही मनी मॉनेटरी फॉर्म में आप उसको मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन टाइम के फॉर्म में आप उसको मेजर। पहला सर्चिंग कॉस्ट, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई ये मिल्क तो देने को रेडी है बट उसके अगेंस्ट वीट लेने को रेडी नहीं है, तो ये क्या है, डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पा रहा। सो बोला बाजरा ला दो आप मुझे 5 kg, मैं आपको दे दूंगा। अब आपने गांव के अंदर उस ढूंढ रहे हो उस बंदे को जो आपसे वीट लेकर के आपको बाजरा दे दे, हो सकता है इसके पास मिल्क इसके अलावा कोई और सेल ही नहीं करता, या आप ऐसा बंदा ढूंढ रहे हो जो मिल्क दे दे और आपसे वीट ले ले, तो ढूंढो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सर्चिंग कॉस्ट, ठीक है। ये बात अलग है कि भाई सोसाइटी छोटी जगह में थी, लेकिन स्टिल कुछ हाफ एन आवर 1 आवर, अगर आप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बोला गया कि 5 किलोमीटर दूर एक बंदा है जिसको जो क्या है बाजरा देने को रेडी है, वीट लेकर, तो 5 किलोमीटर दूर तक जाओ। तो 5 किलोमीटर उस टाइम ट्रैवल करना ये भी अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो सबसे पहली चीज सर्चिंग कॉस्ट इसके अंदर लगती थी, मींस ऐसा एक अप्रोप्रिएट बंदा ढूंढना जो आपके इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को सक्सेसफुल करा सके। और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग का मीनिंग होता है कि भाई आप किसी का इंतजार करते हुए उस वक्त को बर्बाद करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज आप किसी डॉक्टर के केबिन में गए, है ना, मतलब डॉक्टर से आपने कोई अपॉइंटमेंट ली, अब आपको 8 o'clock की अपॉइंटमेंट है, आप एग्जैक्टली 8 o'clock पहुंच गए। बट देखिए डॉक्टर जब किसी का चेकअप करते हैं तो उसमें टाइम भी कभी लग जाता है, प्रोफेशनल आदमी के साथ में ज्यादा कम टाइम एक्चुअली हो जाता है। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप 8 o'clock पहुंच गए, माइंडसेट ये था कि 8 बजे पहुंचूंगा और 8 बजे मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने प्रीवियस पेशेंट के अंदर ही उसको रिलीज करते करते 8:30 हो गई।
अब आप इस हाफ एन आवर के अंदर क्या करो भाई, बैठे हो, अगर लेट सपोज अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो आपने मॉर्निंग के अंदर वहीं से कुछ ट्रेडिंग कर ली, तो आपका ये हाफ एन आवर वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन आपने बोला चलो इतनी देर कोई बैठ करके यूट्यूब पे वीडियो देख लूं, या बैठे बैठे वहां कोई बॉलीवुड की मैगजीन रखी वो पढ़ना स्टार्ट कर दी, तो मींस आप अपना हाफ एन आवर वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मींस जो वेट करने की डिसयूटिलिटी मींस आपका वक्त जो जा रहा है उस वक्त का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एक्चुअली नहीं हो पा रहा, दैट इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। तो और फिर उसके अलावा डिस्कंफर्ट भी होता है, किसी का वेट करना दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जॉब एक्चुअली, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप बैठे बैठे आप देखो, कभी आप आसपास के पेशेंट्स की शक्ल देख रहा हो, वो भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं, आप भी बैठे हुए वेट कर रहे हो उसके अंदर, तो ये एक बहुत डिस्कंफर्ट अल्टीमेटली क्रिएट करता है। तो हमारे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है उसमें। एक तो सर्च करना बहुत मुश्किल होता था, सेकंड वेटिंग टाइम होता था, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर इसमें था। इसमें सेकंड जो है इसका लिमिटेशन है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मीनिंग होता है कि आज के सिनेरियो में तो हमारे पास मॉनेटरी वैल्यू है कि भाई हमें पता है कि 1 लीटर मिल्क इज ₹55, ठीक है, और 1 किलोग्राम व्हीट इज इक्वल्स टू ₹30। तो ये प्रैक्टिकली इससे पॉसिबल हो पाए। अब हमें वर्थ पता है, मींस मिल्क महंगा है और व्हीट कंपैरेटिवली सस्ता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि बंदा एक्स को क्या चाहिए, मिल्क चाहिए इससे 5 लीटर्स, और इसके अगेंस्ट वो 5 किलोग्राम व्हीट देने को रेडी है। बट देखा जाए तो मिल्क इज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन व्हीट। ये जो मेजरमेंट एक्चुअली हुआ, ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, मनी के आने की, मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से। अदरवाइज जब तक आप मनी नहीं था और बार्टर सिस्टम चल रहा था, तो उस टाइम तक आप क्या कर रहे थे, 5 लीटर्स मिल्क रहे थे और सामने वाले को 5 किलोग्राम व्हीट दे रहे थे। तो उसमें ये पार्टी तो बेनिफिट में रही और ये पार्टी लॉस में चली गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी की वैल्यू एक्चुअली बता सके। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो यहां पर कोई पार्टी बेनिफिट में जाती है, कोई पार्टी लॉस में भी चली जाती है। भाई जैसे अगर हम बात करें कि व्हीट के अंदर भी डिफरेंस होता है, राइस में भी डिफरेंस होता है, व्हीट और राइस की प्राइसेस अलग अलग है। कोई भी आप चीज लेकर आओ कि भाई आपने कहा कि मैं 1 किलोग्राम व्हीट दूंगा और उसके बदले में आप मुझे 10 एग्स दे देना, ठीक है ना। अब आज की सिनेरियो में एक एग की वैल्यू 5 रुपीज है, तो 10 एग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 रुपया हो जाएगी। और उसके अगेंस्ट जो व्हीट है, द प्राइस ऑफ व्हीट इज ₹30, 35 या 50, जो भी आप उसके अंदर बात करें। मींस कहने का मीनिंग है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे तो उस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी सेंस में जस्टिफिकेशन होना ये बड़ा टिपिकल टास्क था, क्योंकि कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट नहीं थी, कोई भी चीज नापने और तोलने के लिए नहीं थी। आज हमारे पास हर कमोडिटी, हर सर्विस की एक मॉनेटरी वैल्यू है कि भाई आपको मार्कर परचेस करना है तो इसकी कॉस्ट है ₹30। हर चीज को हम किस में देख रहे हैं, रुपीस के अंदर देख रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको मूवी देखने जाना है तो उसका टिकट भी रुपीस में, आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो तो उसकी जो फी है वो भी क्या होगा, वो मॉनेटरी फॉर्म में ही आपसे अल्टीमेटली चार्ज करेगा। तो इस टाइप की एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट उस टाइम नहीं था। तो अगर कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ये आती थी कि एक पार्टी बेनिफिट में होती थी और एक पार्टी लॉस में होती थी। भाई जिसको रिक्वायरमेंट है, हो सकता है उसको लॉस के साथ भी अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन करना पड़ जाए उसमें। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग होता है किसी प्रोडक्ट का पेमेंट बाद में करना, या तो आप बाद में करोगे या आप बाद में रिसीव करोगे, ठीक है ना, जिसको आज हम बोलते हैं हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन तो कैश ट्रांजैक्शन होता है जिसमें दोनों पार्टीज को अपनी अपनी कंसिडरेशन ऑन द स्पॉट सेम टाइम पर मिल जाती है। एंड सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज व्हाट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, है ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर मान लीजिए इसका मीनिंग ये होगा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कोई गुड्स परचेज किया, है ना, और उसकी प्राइस बताई गई भाई ₹1 लाख,
मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई आई विल पे दिस 1 लाख आफ्टर 2 months पीरियड, तो 2 मंथ के बाद में उसको पता है, लेने वाले को भी पता है और देने वाले को भी पता है कि भाई लेने वाला जानता है कि मुझे 1 लाख रुपीस लेना है, देने वाला जानता है कि मुझे 1 लाख रुपीस देना है, क्योंकि रुपी नोट के फॉर्म में, करेंसी नोट के फॉर्म में आता है। बट प्रॉब्लम कहां पर आती थी, देखिए जैसे होता यह है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मैंने क्या कहा, इसके पास वीट है और इसके पास मिल्क है। अब मिल्क की रिक्वायरमेंट तो रोज है, अब ये मिल्क लेने गया, बट अभी इसकी वीट की जो क्रॉप है वो अभी तक रेडी नहीं हुई, तो इसने बोला कि भाई मुझे आज आप मिल्क दे दो, या रोज 2-2, 5-5 लीटर जो भी आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो मिल्क आप मुझे देते जाओ, जैसे ही मेरी क्रॉप पूरी होगी तो मैं आपको वीट दे दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर आज इसको वीट की रिक्वायरमेंट आ जाए तो ये 2 मंथ बाद के लिए नहीं रुकेगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी किसमें, डबल कोइंसिडेंस में, बोलेगा भाई मुझे तो आज आपको मिल्क दे रहा हूं तो मुझे आज ही क्या चाहिए, वीट चाहिए उसमें। एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है उसके अंदर, मींस कि डिफर्ड पेमेंट के लिए सामने वाला मना ही कर दे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आ जाए। चलो मान लो हम ये मान लें कि इस बंदे के पास सफिशिएंट स्टॉक ऑफ वीट भी है, रखा हुआ है, इसके पास भी वीट रखा है, और उसने कहा कि ठीक है जाओ 2 मंथ बाद दे देना। अब 2 मंथ्स में 2 लीटर पर डे के हिसाब से 60 लीटर्स मिल्क ये ले चुका है ऑन क्रेडिट, है ना। अब 2 मंथ्स बाद इसके पास वीट खत्म हो गया, इसकी फसल आई और बाय दी वे बाय चांस किसी बैड कंसिक्वेंसेस की वजह से इसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। अब फसल डिस्ट्रॉय हो गई तो अब इसने कहा कि भाई मेरे पास तो अब देने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे भी प्रॉब्लम है, मेरे कंजम्पशन के लिए बहुत कम वीट हुआ तो सिर्फ ये अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहा है, लेकिन ये इसको मिल्क तो दे चुका है, यहां पर ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का मीनिंग ये कि आप ऑन द स्पॉट जो भी डिसीजन ले लो, जो भी ट्रांजेक्शन कर लो, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने ट्रांजेक्शन को डिले किया क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। थोड़ा बहुत लेवल के ऊपर पॉसिबल हो जाता होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि डेफर्ड पेमेंट के केस में आप इसको नहीं चला सकते थे। यह भी हो सकता है कि इसकी क्वालिटी खराब हो जाए, या यह भी हो सकता है कि भाई इस बंदे ने किसी और से ही वो लेकर रखा हो तो इतना पेमेंट वो अल्टीमेटली नहीं कर पाए, या इसके पास कहीं और से भी आ जाए तो अभी ये लेने को रेडी नहीं हो, मींस फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पर भी वेरिएशंस अल्टीमेटली आ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और लास्ट लिमिटेशन है इसका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग होता है कि आप बार्टर से मनी, तो आज क्या होता है बंदा बहुत सारा रख लेता है, ठीक है, और लंबा चौड़ा मतलब उसके पास कैश के फॉर्म में भी बहुत सारा लोगों के पास कैश होता है और वो कैश के फॉर्म में भी रखते हैं। वैसे तो हम यूजुअली जो हमारे पास एक्सेस मनी होता है तो नॉर्मल इंसान उसको जाकर कहां रखता है, बैंक में रख देता है, बट बहुत सारे लोग कैश के फॉर्म में भी पैसे को स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो कहने का मीनिंग ये कि हमारे लिए कैश करेंसी और मॉनेटरी, इवन अगर मेटल करेंसी होती तो वो भी उसको भी स्टोर कर सकता है, गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि बार्टर के अंदर आपकी वेल्थ आपकी कमोडिटी है, ठीक है, आप उसको अप टू एन एक्सटेंट स्टोर करके रख सकते हो, उसके बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम मान लें कि भाई मान ले एक मिस्टर एक्स है और उसका एक एप्पल का फार्म है ना, और इसने इस बार मान लीजिए 20 क्विंटल्स या 20 टन्स एप्पल उगाया। अब ये एप्पल को कितने टाइम तक ये स्टोर कर पाएगा? प्रॉब्लम ये है कि अगर इस एप्पल को ज्यादा टाइम तक स्टोर किया तो ये एप्पल तो पेरिशेबल आइटम है, खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लावर्स का किसी का काम है तो फ्लावर्स का तो वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, आज उगे आज के आज में उसको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टोर द कमोडिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब उस टाइम पे कोई ऐसे कोल्ड स्टोरेज और दूसरी ऐसे फैसिलिटीज भी नहीं थी जिस वजह से हम कमोडिटी को क्या करें, बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखें। तो प्रॉब्लम यह थी कि हम इसमें बार्टर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो वेल्थ हमारी है उस वेल्थ को हम ज्यादा टाइम तक स्टोर अल्टीमेटली करके नहीं रख सकते थे। सो दीज आर द 4 लिमिटेशंस। इस वीडियो में हमने पूरा देखा कि भाई बार्टर सिस्टम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और उसके क्या क्या लिमिटेशंस थे, और यही 4 लिमिटेशंस को रिमूव करके हमने मनी के फीचर्स बना दिए एक्चुअली, ठीक है। तो वो मनी के फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप बार्टर सिस्टम और उसके लिमिटेशंस का कंसेप्ट अब आपके क्लियर होंगे। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।